नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली में कोरोना से बड़ी जंग की तैयारी। आज से होगा हाउस टू हाउस सर्वे। दिल्ली के 11 जिलों में होगा हाउस टू हाउस सर्वे। करीब 57 लाख लोग यानी चौथाई आबादी का सर्वे होगा। सर्वे करने वाली सभी टीम में होंगे 2 से 5 लोग। इसी तरह कुल 9500 टीम करेंगी सर्वे। और सर्वे के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम 13 से 14 लाख घरों में जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच हाल की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि एम्स, दिल्ली सरकार और नगर निगमों की टीमें शहर में सर्वेक्षण करेंगे और इस दौरान लक्षणों से ग्रस्त पाए गए सभी लोगों को जांच के बाद जरूरी इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये सर्वे घनी आबादी और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों का होगा। तो लगभग 9,500 टीम सर्वे करेंगी। दिल्ली में कोरोना से बड़ी जंग की तैयारी है। हाउस टू हाउस सर्वे होगा, यानी घर घर जाकर सर्वे होगा। देखा जाएगा कि किसकी हालत ठीक है, किसकी तबीयत खराब है। और आज से हाउस टू हाउस सर्वे की शुरुआत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर एक तरफ जहां छठ पर राजनीति गरमाई है, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार का फैसला। हाउस टू हाउस सर्वे होगा। सर्वे करने वाली सभी टीमें 2 से 5 लोग होंगे जो कि सर्वे करेंगे। इस तरह कुल 9,500 टीम सर्वे करेंगी। सर्वे के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें 13 से 14 लाख घरों में जाएंगी। चौथाई हिस्सा आबादी का दिल्ली की अब इस सर्वे का हिस्सा होगा। दिल्ली में कोरोना से बड़ी जंग की तैयारी है। यह सर्वे घनी आबादी वाले इलाकों में होगा। इसके साथ साथ जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर होगा। और ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए एसोसिएट एडिटर हमारे साथ में। ब्रजेश, बड़ी जंग की तैयारी दिल्ली सरकार ने की है। हाउस टू हाउस सर्वे के जरिए पता लगाया जाएगा कि कितने लोग बीमार और कितने लोग सही। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जरूरत भी इसी तरह के प्रयासों की है, तभी आप संक्रमण की इस पूरी रफ्तार को रोक पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली में जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले आए हैं और बढ़े हैं, उसके बाद अब गृह मंत्रालय एक्टिव हुआ है। और पिछली बार भी आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब दिल्ली के अंदर जबरदस्त तरीके से कोरोना की मार पड़ी थी, तब गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली थी और प्रदेश सरकार के साथ मिल करके कोरोना को, संक्रमण को रोकने की रफ्तार पर जो है लगाम लगाई थी। एक बार फिर से हाउस सर्वे शुरुआत हो रही है और सबसे बड़ी बात यह कि 9,500 टीमें यानी लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। उनके जो है स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दिल्ली के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसी है जहां पर लोगों में अभी भी कोविड के लक्षण हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं करा रहे और ना ही हॉस्पिटल जा रहे हैं। और यही वजह है कि कोरोना एक दूसरे तक जो है पहुंच करके संक्रमण की रफ्तार को बढ़ा रहा है। इसीलिए गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि युद्ध स्तर पर हाउस सर्वे किया जाएगा। 9,500 टीमें लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। यानी कि दिल्ली की अगर बात किया जाए तो लगभग 1/4 आबादी का टेस्टिंग किया जाएगा। तो मुझे लगता है देश में इससे बड़ा सघन टेस्टिंग अभियान कोई दूसरा नहीं चलाया गया और उसके जरिए से अब दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को रोकने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए ब्रजेश। तो आज से हाउस टू हाउस सर्वे होगा। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब सर्वे करके पता लगाया जाए कि कितना आंकड़ा और कहां पर है। और वहीं पूरे देश में रफ्तार कोरोना की बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। 90 लाख के पार इस वक्त आंकड़ा पहुंच चुका है। 90,04,366 लोगों में वायरस का संक्रमण और पिछले 24 घंटे में 45,882 नए मरीज पाए गए हैं। 24 घंटों में ही 584 लोगों की देश भर में मौत भी हुई है। अब तक 1,32,162 लोगों की जान जा चुकी है इसी कोरोना से। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। देश भर में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 1,32,162 लोगों की जान गई है। 90,04,366 लोगों में वायरस का संक्रमण। पिछले 24 घंटों में 45,882 नए कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटों में 584 लोगों की हुई है देश भर में मौत। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 90 लाख के पार। अब तक 1,32,162 लोगों की जान गई। 90,04,366 लोगों में संक्रमण। 1,32,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के ही आंकड़ों की बात करें तो 45,882 नए आंकड़े पिछले 24 घंटों में। और मरने वालों की तादाद 584 पिछले 24 घंटों का यह आंकड़ा है।
राजधानी में लोगों को नहीं है कोरोना महामारी का कोई भी खौफ। साप्ताहिक बाजार में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। सीलमपुर के साप्ताहिक बाजार में बगैर मास्क के लोग पहुंच रहे हैं। साप्ताहिक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। देखिए, पहले साप्ताहिक बाजारों को बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही साप्ताहिक बाजारों का आगाज हुआ है, साप्ताहिक बाजारों में लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बगैर मास्क के निकल रहे हैं। जबकि दिल्ली में तो 2000 रुपये जुर्माना हो चुका है बगैर मास्क, लेकिन उस सब के बावजूद लोग कोरोना को इतना हल्के में ले रहे हैं। साप्ताहिक बाजार में कोविड-19 के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ देखिए, पुलिस लगातार चेकिंग भी कर रही है, अनाउंसमेंट्स भी लगातार की जा रही है, लेकिन उस सब के बावजूद लोगों को कोई परवाह नहीं है। लोग बगैर मास्क के ही बाजारों में घूम रहे हैं। ये है सीलमपुर का साप्ताहिक बाजार, जहाँ पर कितने ही लोगों के चेहरे पर कोई भी मास्क नहीं है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं है। अहमदाबाद से खबर है, जहां आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह तक जिला बंद रहेगा। अहमदाबाद शहर में लगभग 60 घंटे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इलाके में दूध और दवा को छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है। देखिए, अहमदाबाद में लॉकडाउन लगाया गया है। इलाके में दूध और दवा के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया। 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह तक जिला बंद रहेगा। आज रात 9 बजे से। जयेश प्रजापति, संवाददाता अहमदाबाद से। जयेश, लॉकडाउन तो लगाया है ये घंटों का कुछ, लेकिन इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? उसके हिसाब से क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, आपको बता दूं, आज रात 9 बजे से सोमवार 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। एसटी बस, लोकल एमटीएस बस सब कुछ बंद रहेगा। पर एक बात है कि एकदम से ये फैसला करने से लोगों में हड़कंप मच गया है। शाक मार्केट हो, राशन की दुकान हो, वहाँ बहुत बड़ी भीड़ देखने मिल रही है। अभी की स्थिति देख के लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से ज्यादा उसका उल्टा हो रहा है। सब जगह लॉकडाउन का डर से सब खरीदी करने के लिए एक साथ उमड़ पड़े हैं और कहीं ना कहीं स्थिति खराब होगी आने वाले दिनों में, ऐसा लग रहा है। एकदम से ये फैसला होने से कहीं ना कहीं उसका गैर फायदा भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका। लॉकडाउन के डर से लोग और ज्यादा बाजारों में निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए, आज रात 9 बजे से लॉकडाउन लगना है, लेकिन उससे पहले पूरी तैयारियां की जा रही हैं और उन्हीं तैयारियों के तहत लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं और बाजार में पहुंचकर भारी भीड़ इस वक्त लोगों की लग चुकी है। दिल्ली में छठ पर चरम पर राजनीति का हट। दिल्ली में छठ घाट पर जाकर पूजा करने पर बैन है और केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने सवाल हैं। सीएम केजरीवाल का विरोधियों पर पलटवार। सीएम केजरीवाल की अपील, कोरोना काल में ना हो राजनीति, सार्वजनिक स्थान की बजाय घर पर ही लोग छठ पूजा करें। आपको किसने रोका है छठ पूजा करने के लिए? आप करिए, पूरा देश छठ पूजा करेगा। और ये तो पूरा देश अच्छी तरह जानता है कि बुद्धि किसकी मलिन हो चुकी है, किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, किसकी नियत में खोट है। छठी मैया के पूजा करेंगे और प्रार्थना करेंगे छठी मैया से कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी बुद्धि दे कि जिन लोगों ने इनको वोट दे करके बनाया, जिताया, आज उनके साथ ये जो विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं, ये विश्वासघात करना बंद करें। कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। ये लोग झूठा स्लोगन देते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कोरोना महामारी है, इस समय राजनीति करने का समय नहीं है, इस समय सबकी सेवा करने का समय है, मानव जो जीवन है उसकी रक्षा करने का समय है, इस समय सबको साथ में चलने का समय है, इस समय एक अच्छे मन से देश की सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का समय है और सही तरीके से उनकी जान माल की रक्षा करते हुए देश को आगे लेकर के हम लोग जाएं, अपने देश के अंदर सभी व्यवस्थाएं ठीक से बना सकें, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब पानी सर से ऊपर जाता है तो केंद्र और अमित शाह जी की याद आती है। देखिए, ये तो अब केंद्र और अमित शाह की बात नहीं है, बात यह है कि किसी भी राज्य के अंदर जब
सबसे पहली बात कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ये सबको पता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि ये पंगु सरकार है, सारी शक्तियां इसके पास हैं नहीं, ये काम कैसे करेंगे। आप और वहीं कालिंदी कुंज के यमुना नदी में जहरीले झाग दिखे हैं। दिल्ली कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग वाले पानी की मोटी परत देखने को मिली। फोटो में साफ आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से यमुना नदी में गंदे झाग वाला पानी बह रहा है। यमुना में गंदगी से भरे झाग देखे जा सकते हैं, जिसके बाद बीमारी फैलने का डर एक बार फिर से सता रहा है। लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में है योगी सरकार। गृह विभाग से कानून विभाग को भेजा गया है औपचारिक प्रस्ताव में लव जिहाद को लेकर कठोर सजा का प्रावधान। मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कानून लाने की तैयारी। लव जिहाद पर प्रभावी अंकुश लगाने की तैयारी में है योगी सरकार। लगातार मिल रही लव जिहाद की घटनाओं पर कानून का प्रावधान गृह विभाग ने प्रस्ताव बनाकर विधि विभाग को भेजा है। समीक्षा की जा रही है और अब बहुत ही जल्द लव जिहाद पर कानून आएगा, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान होगा और कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान लव जिहाद के आरोपों में हो सकता है। औपचारिक प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लगातार मिल रही हैं। इसी को लेकर सुझाव गृह विभाग ने प्रस्ताव बनाकर विधि विभाग को समीक्षा के लिए भेजा है। लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में है योगी सरकार। प्रस्ताव में लव जिहाद को लेकर लगातार जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर शिकायतें मिल रही थी, इस बीच तैयारी में है इसके खिलाफ कानून को लेकर योगी सरकार। प्रस्ताव में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कानून बनाने की तैयारी। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि वो इस बार सेशन के दौरान में लव जिहाद कानून को पारित करने की कोशिश करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे लेकर जोर आजमाइश तेज कर दी है। और वहीं लव जिहाद कानून को लेकर यूपी सरकार में राज्य मंत्री मोहसिन रजा का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। देखिए, लव जिहाद कर लगातार घटनाएं बढ़ रही थी, पहले भी थी और इधर कुछ ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही थी, जिसको लेकर आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कानून बनाएंगे। और उसी क्रम में हम कानून बना रहे हैं, क्योंकि अब हमारे उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा कि आप मिशन के तहत, लव जिहाद के तहत बच्चियों को बहला फुसला कर और उनको धर्म परिवर्तन कराएं या आप अपने मिशन का पार्ट बनाएं। तो इस तरह से मैं बताना चाहता हूं वो जिहादी लोगों को भी जो इस तरह का जिहाद कर रहे हैं, उनके लिए भी तय है, उनके लिए एक संदेश है कि हम कड़ा कानून बना रहे हैं और उनको भी जेल में डालने का काम करेंगे। उन बच्चियों को सुरक्षित करने का काम करेंगे जिनको लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ये साफ संदेश है आदरणीय योगी जी का। लव जिहाद कानून को लेकर बोली समाजवादी पार्टी की सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का दरअसल बयान है। सपा के प्रवक्ता, देश के अंदर पहचान छुपाकर धोखा देना अपराध है, लेकिन बीजेपी न्याय में कम, राजनीति में ज्यादा रहती है। ये समाज में चिंता का विषय है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान, देश के अंदर पहचान छुपाकर धोखा देना अपराध है। लव जिहाद कानून को लेकर समाजवादी पार्टी का बयान, बीजेपी न्याय में कम और राजनीति में ज्यादा रहती है। यह समाज में चिंता का विषय है। हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, उससे दोस्ती करता है, उसको धोखा देता है, तो क्राइम कहलाता है। इस पर उसको सजा मिलनी चाहिए और कानून में अच्छा प्रावधान में होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस महिला को न्याय दिलाने में तो कम, लेकिन उसका राजनीतिकरण करने में ज्यादा विश्वास रखती है। समाज के अंदर में उसका राजनीतिक रूप रंग देने में ज्यादा विश्वास रखती है। ये हिंदुस्तान के समाज के लिए चिंता का विषय है। हिंदुस्तान के लव जिहाद पर विपक्ष को सत्ता पक्ष की नीति और नियत पर बहुत शक है। अनुराग भदौरिया को आपने सुना। अब कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी देखिए। प्रदेश में बेरोजगारी की बुरी हालत है,
लगातार नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान लगातार परेशान है। कोई दिन नहीं जाता जब उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटना ना होती हो, हत्याओं जैसी घटना ना होती हो। फतेहपुर हो, हरदोई हो, बनारस हो, चाहे प्रयागराज हो, लगातार जिस तरीके से हत्याएं हो रही, बलात्कार की घटनाएं हो रही, सरकार असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, बीजेपी की सरकार जब जब संकट में फंसती है, या तो वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करती है या वो पाकिस्तान करने की कोशिश करती है। और आज फिर से जब उत्तर प्रदेश की सरकार हर मुद्दे पर विफल है, फिर वो लव जिहाद की बात करते हैं। हम तो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ से अनुरोध करते हैं कि आप लव जिहाद की बजाय अगर रोजगार का जिहाद चलाते, उत्तर प्रदेश में अपराध रोकने का जिहाद चलाते, उत्तर प्रदेश में जो लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार के खिलाफ जिहाद चलाते, उससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता। आज बीजेपी और आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है। और जब आज सरकार फंसी है, नौजवान और जब महिलाएं सवाल कर रहे हैं, किसान सवाल कर रहा है, तब वो लव जिहाद का राग अलाप रहे हैं। उत्तर प्रदेश लव जिहाद को लेकर वरिष्ठ शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने क्या कुछ कहा, देखिए। लेकर जो सरकार कानून बना रही है, ठीक है, कानून बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए। पहले जितने कानून बन चुके हैं उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि औरतों की सुरक्षा को लेकर सरकार कितने कानून बना चुकी है, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हों। क्या सारी औरतें सुरक्षित हैं? क्या सारी माएँ, बहनें, बहू, बेटियाँ सब सुरक्षित हैं? आप कहेंगे कि नहीं सुरक्षित हैं। अब लव जिहाद के नाम के ऊपर अगर ख़ास तौर से किसी मसलक को, किसी फ़िरक़े को टारगेट किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि कानून बनाते वक्त किसी समुदाय को पेश नज़र रखना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। वक्फ बोर्ड के 2 अलग अलग मामलों में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। शिया वक्फ बोर्ड में जमीन घोटाले का आरोप है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहते घोटाले का आरोप। मौलाना कल्बे जवाद ने गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। मामले की जांच को लेकर अमित शाह से मुलाकात की थी। राज्य की योगी सरकार ने इलाहाबाद के शहर कोतवाली और लखनऊ के हजरतगंज थाने में वसीम रिजवी के खिलाफ दर्ज मामलों की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति 2019 में की थी। रिजवी पर एफआईआर दर्ज होने पर बोले हैं राज्य मंत्री मोहसिन रजा। पिछली सरकारों में हजारों करोड़ की वक्फ संपत्ति बेची और बर्बाद की गई। दोषियों को जेल भेजने और न्याय कराने का काम करेगी योगी सरकार। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पर सरकार काम कर रही है। पिछली सरकारों ने कुछ धर्मगुरुओं, समाजसेवी और पीड़ितों की सुनी थी, जमकर बर्बाद होने दी थी वक्फ संपत्तियां, लेकिन योगी सरकार न्याय कर रही है। वहीं सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज होने पर वसीम रिजवी ने बयान दिया। क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं आपको। देखिए, जहां तक आपने सवाल किया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को आज सीबीआई के हवाले हमने आज नहीं किया, ये सीबीआई के हवाले हमने जब हम सरकार में आए थे, क्योंकि पिछली सरकारों में लगातार मांग उठ रही थी। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, ये सब उनका किया धरा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार जब 2017 में आई और हमारे सामने ये मांगे आई, तो उसको हमने गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि हमारी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति, उसके तहत और लोगों को न्याय दिलाना, ये हमारी सरकार का काम था। और हमने उसमें आगे बढ़ते हुए आदरणीय योगी जी ने 2019 में ही इसको सीबीआई के हवाले कर दिया था, क्योंकि लगातार तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, तमाम समाजसेवी संस्थाएं और तमाम वो लोग जिनको गलत तरीके से मुतवल्लियों को हटाकर दूसरे मुतवल्लियों को बनाकर इन संपत्तियों को बेचा गया था, भ्रष्टाचार हुआ था। तो भ्रष्टाचार की एक प्रकाष्ठा थी दोनों वक्फ बोर्डों में उत्तर प्रदेश के। तो इसलिए इसको लेकर सीबीआई की मांग लगातार उठती रही। पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उसको नहीं दिया, लेकिन हमारी जो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत हमने इसको सीबीआई के हवाले कर दिया था। हमारी सरकार का स्टैंड साफ था कि हम लोगों को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग जिनके उत्थान और कल्याण के लिए ये प्रॉपर्टियां वक्फ हुई थी, उनको खुर्द-बुर्द कराने का काम पिछली सरकार, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, इन्होंने कराया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड साफ रखा था कि हम इसमें सीबीआई से इसकी जांच कराएंगे और जो लोग भी दोषी हैं उनको जेल भेजने का काम करेंगे और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो उसी क्रम में आदरणीय योगी जी ने 2019 में ही सीबीआई को दे दिया था। आज एफआईआर सीबीआई ने लॉन्च की है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ, जिनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और साथ साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो दोनों ही बोर्डों की जांच सीबीआई करेगी और अब
आप इंतजार कीजिए, इसमें बहुत सारे और भी नाम आएंगे जो इसमें शामिल थे, पीछे से पर्दे के पीछे के भी चेहरे सामने आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हजारों करोड़ की संपत्तियां उत्तर प्रदेश में खुर्द-बुर्द की गई हैं, इसलिए ये जांच कराकर एक न्याय देने का काम किया है आज योगी सरकार ने। इसलिए हमारा स्टैंड साफ है कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करते हैं। और रिजवी पर एफआईआर दर्ज होने पर अनुराग भदौरिया ने कहा, बीजेपी सरकार को 4 साल हो गए लेकिन एफआईआर नहीं की, अब तो चले जाएंगे आप। ये मार्केटिंग इवेंट की एफआईआर, हम सपा के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। हम समाजवादी लोग हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। हम यहाँ पे विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की राजनीति करते हैं। ये जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में आई थी तो कहती थी हम उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, यहाँ ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे। अरे मेरे प्रभु, मेरे भैया, गुरु, भारतीय जनता पार्टी आपको हो गए 4 साल यहाँ सरकार चलाते हुए, लेकिन आपने एफआईआर क्यों नहीं की? क्यों नहीं इसके पहले कार्रवाई की? किस बात का इंतजार कर रहे थे? अब तो चली चलाई का बेला है, 2022 में आप चले जाएंगे, तो आप ये मार्केटिंग इवेंट वाली एफआईआर कर रहे हैं। कमाल है। ये समाज के लिए चिंता का विषय, उत्तर प्रदेश के लिए चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती है, सिर्फ माहौल बनाना चाहती है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भी। और एक्शन में है नए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर। सीपी डीके ठाकुर ने सीयूजी नंबर को उठाने पर जोर दिया। जो भी सीयूजी नंबर है उनको संबंधित अधिकारी जरूर उठाएं, क्योंकि जनता को यही नंबर आसानी से मिलते हैं। हाल ही में यह फैसला लिया गया था और नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए। डीके ठाकुर एक्शन में है नए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर। सीयूजी नंबर उठाएं और जरूर उठाएं, इस पर जोर दिया। कहा कि यही नंबर जनता को आसानी से मिलते हैं, इसलिए इन नंबर्स को आप जरूर पिक करें, इन पर आई कॉल को। और वाराणसी के दौरे पर है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी प्रदेश प्रभारी बनने के बाद ये पहला दौरा है। संगठन मंत्री सुनील बंसल, मंत्री अनिल राजभर मौजूद रहे। यूपी सरकार के कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ये मानकर चलिए कि अब बिगुल बच चुका है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से अपने दिग्गजों को उतारा है और उन दिग्गजों के जरिए उत्तर प्रदेश में सत्ता की वापसी के लिए फिर से प्रयास शुरू हो चुके हैं। इससे एक बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर होगी, क्योंकि देश की राजनीति का आधार तो उत्तर प्रदेश की राजनीति है। चुनाव की दृष्टि से आज एक क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई है और एक प्रकार से पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा विकास और प्रगति का एक प्रकार से प्रतीक बन चुका है। अभी जितने उपचुनाव हुए या बिहार का चुनाव हुआ, इन तमाम स्थानों पर जो हमारे विरोधी हैं, उनके जो जातिवादी और सांप्रदायिक नारे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी और उत्तर प्रदेश से बाहर भी और बिहार की जनता ने भी उसको नकारा है और मोदी के विकास के परचम को लहराने का काम किया है। और मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो ये धरती है, जहाँ प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन है, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जैसे दृढ़ व्यक्तित्व का निर्देशन है, मार्गदर्शन है, और योगी जी की साधना भी, वो सब मिला जुलाकर उत्तर प्रदेश में एक तरफा मामला है। एक तरफा मामला है उत्तर प्रदेश में, ये कह रहे राधा मोहन सिंह। चलिए फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।